बहुत सारी वजह, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, और उसमें कुछ भी हो सकता है ना। फिर वॉइडेबल में वॉइड भी हो सकता है और वैलिड भी हो सकता है ना, यहां तक पढ़ लिया था। अनएनफोर्सेबल पढ़ लिया था, टेक्निकल डिफेक्ट वाला, ठीक है। चले अब आगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं इलीगल एग्रीमेंट। विजुअल, ठीक है, तुम पे जो भी पार्टिसिपेंट्स है वही सारी है। तुम पे जो भी है वही सारी है। दिनेश, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक केस बनेगा, एक छोटी सी एक लाइन आएगी उसमें केस बनेगा। चलते हैं पढ़ते हैं, जरा समझिए। देखिए ये क्या है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता। इलीगल क्या होता है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट होता तो एलिमेंट्स होते, और एलिमेंट होता और वो इलीगल के साथ होता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो अनलॉफुल है, कुछ ना कुछ तो क्या है, अनलॉफुल है। जरा देखते हैं आपका एग्रीमेंट इलीगल कैसे होता है, ठीक है। यानी कि आपने ना एक ऐसे एक्ट के लिए, एक ऐसे पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो पर्पस क्या है, फोरबिडन बाय लॉ। और कौन सा लॉ, इंडियन पीनल कोड। एक ऐसा आपने एग्रीमेंट कर लिया जो करने के लिए मना था, जिसे करना मना था, और कितना मना था, सख्त मना था। यानी कि कोई भी आपने क्रिमिनल एक्टिविटी करने की कोशिश की है, वहां पे जो काम करने मना है उसका मतलब क्या है, ये काम नहीं करने, अगर ये करोगे तो क्राइम है, ठीक है। तो आपने कुछ ऐसे काम के लिए एग्रीमेंट कर लिया। अब अगर कर लिया तो ऑब्वियसली क्या वो एग्रीमेंट चलेगा, चलना तो है ही नहीं आगे। प्लस एक अच्छी बात और होगी, चलेगा तो है ही नहीं, वॉइड है, क्योंकि उसका पर्पस अनलॉफुल है, और अनलॉफुल में भी इलीगल पर्पस है। अब क्योंकि इलीगल पर्पस है तो इसलिए पनिशेबल बाय लॉ, पनिशेबल बाय, यानी कि अगर आपने ऐसा कोई एग्रीमेंट कर भी लिया, कोर्ट आपकी मदद तो करेगा ही करेगा, नहीं वो तो एक बात है ही, प्लस आपको सजा भी हो सकती क्या, हो ही जाएगी अगर मैटर कोर्ट तक पहुंच गया। तो इलीगल एग्रीमेंट कौन से, ऐसे एग्रीमेंट जो लॉ में करने मना थे, कौन से वाले लॉ में, इंडियन पिनल कोड में, यानी कि जिसको करना क्रिमिनल एक्टिविटी में माना जाए, लेकिन आपने ऐसा कर दिया। अब कर दिया तो कॉन्सिक्वेंसेस, चलेगा तो यह है नहीं, बड़े भी इशू, कोर्ट की मदद तो भूल जाओ, बल्कि उल्टा क्या हो सकता है, पनिशेबल हो सकता है, ठीक है? अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन सुनिए। कोलेट्रल एग्रीमेंट इज ऑल्सो वॉइड, इस लाइन को नहीं भूलेंगे, इसमें से केस बनता है, ठीक है। पहले चारों लिख लो, फिर इसको बताता हूँ ये क्या है। कोलेट्रल एग्रीमेंट इज ऑल्सो वॉइड, ये इंपॉर्टेंट बात है। वॉइड का मतलब होता है जो नहीं चलेगा, अमान्य, एग्जिस्ट नहीं करता। वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि कोर्ट तो आप जाने की सोचना ही मत। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये ए है, ये बी है, इसने इससे कहा मैं ना तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, बस तुम एक काम कर दो, ये जो सी है ना, सी, इसको 3 4 मार ही देना, बचना नहीं चाहिए। इसने कहा ठीक है, डन, कर दूंगा। इसने 5 लाख रुपए दे दिए, लेकिन इसने इसको किल नहीं किया, इसने केस कर दिया, सर 5 लाख रुपए भी ले लिए, मार भी नहीं रहा, जज साहब आप ही कुछ मदद करो। जज साहब मदद करेंगे, लेकिन ये वाली करेंगे, इसकी भी करेंगे सेम मदद, दोनों की सेम मदद होगी।
लिख लिया? लिख लिया? चले आगे। इस पे ध्यान देना, ये क्या है, केस वो यहां से नहीं बनता, यहाँ पे तो कोई भी पहचान लेगा वो इलीगल है, सीधा सीधा थोड़ी ना केस आता है। ये समझना ये क्या है, कोलेट्रल। नाम तो सुना आपने कोलेट्रल वैसे ना, क्या होता है? कुछ भी गिरवी वगैरह रख देना, यानी कुछ अटैच कर देना, है ना। जैसे आप लोन लेते हो उसके साथ कुछ भी गिरवी रखते हो तो इसका मतलब कि आपने उसको लोन के साथ क्या कर दिया, अटैच कर दिया, है ना। कुछ ऐसा ही होता है। ध्यान से समझना कहानी क्या है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। इसने इसको पैसे दिए, बदले में ये इसको एक बंदूक देगा, गन देगा, ठीक है। और पैसे देने हैं, मान लीजिए 2 लाख रुपए देने हैं, और इसको बदले में क्या मिलेगी, इसको किसी से बदला लेना होगा, ऐसा हो सकता है। इसके पास बेचारा गरीब आदमी, पैसे भी नहीं है, इसके पास क्या नहीं है, पैसे भी नहीं है, 2 लाख रुपए भी उधार मांग के लाया है। 2 लाख रुपए मनी लेंडर से लोन लिया है, ऑब्वियसली जो लोन इसको क्या करना होगा, रीपे करना होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। बात समझ गए? तो ये कौन से वाले पैसे हैं, बात समझ गए? पहले पूरी बात समझना, इसमें 2 लाइंस हैं। अब मुझे ये बताओ, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, क्या गन खरीदना परमिसिबल है या नहीं? ये वाला कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, लेकिन ये वाला कॉन्ट्रैक्ट देखिए, ये अलग कॉन्ट्रैक्ट है ना, मैंने किसी से लोन लिया, वो एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है, उस पैसे का मैं क्या करता हूं, वो एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो इलीगल है, लेकिन ए और मनी लेंडर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये इलीगल है, क्या ये अनलॉफुल है? ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो वैलिड है। ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड है, ये तो वैलिड है। पैसे लेना, टाइम पे पैसे देना, ऑब्वियसली ये तो होता ही है, ठीक। लेकिन लो क्या कहता है, तो ये कहता है इस इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की फंडिंग कहां से हुई, किस कॉन्ट्रैक्ट से हुई। तो इसका कहने का मतलब ये है, ये ना इसको अफेक्ट कर देगा, ये इसको क्या कर देगा, अफेक्ट कर देगा, और ये वैलिड से क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। सर वॉइड का मतलब तो होता है नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इसका मतलब कोर्ट आपकी मदद नहीं करेगा। इसका मतलब अगर ए मनी लेंडर को पैसे वापस ना दे तो मनी लेंडर कोर्ट में जाएगा केस करने, और कोर्ट क्या कह देगा, तो वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ये कहना क्या चाहता है, कोई भी चीज इलीगल से जुड़ेगी ना, वो उससे अफेक्ट जरूर होगी, वो उससे अफेक्ट जरूर होगी, इवन वो वैलिड ही क्यों ना हो, वो क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसका मतलब अगर ए मनी लेंडर के पैसे ना भी दे तो ये कोई एक्शन नहीं ले सकते, इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते। बात समझ गए? अब मैंने कहा था पूरा सुनना, मुझे पता है यहाँ तक सुनने के बाद ये आएगा, इसी क्या गलती सर, मैंने तो पैसे दिए, क्या पता इसने ये कहा हो कि घर में कोई बीमार है, मुझे उसका इलाज कराना है, अब इसको क्या पता ये किसी का परमानेंट इलाज करने जा रहा है। तो मनी लेंडर क्या कह रहा है, सर मुझे थोड़ी ना पता है, मेरा काम तो लोन देने का है, मुझे थोड़ी ना पता आगे क्या करेगा वो। बिल्कुल, 2 रूल समझिए, पहला इलीगल से कोई भी चीज जुड़ेगी वो अफेक्ट हो जाएगी, वो वॉइड हो जाएगी, फंडा क्लियर है, इतना सा। लेकिन मनी लेंडर कह रहा है सर मेरी क्या गलती है, मैं तो इनोसेंट हूं, मुझे थोड़ी ना पता है, मुझसे तो इसने गिरवी रखा, लोन लिया, मुझे तो अपना पैसा चाहिए ना, मुझे थोड़ी ना पता था क्या करेगा। लोग कहता है अगर ऐसा है ना तो आप प्रूव कर दो, आप क्या कर दो, प्रूव कर दो कि आप इनोसेंट हो। अब इनोसेंट का मतलब क्या होता है, आपको नहीं पता था ऐसा कुछ होना, आपको नहीं पता था ऐसा कुछ होना, इसको प्रूव करना बहुत ही आसान है। इसलिए जनरली हम जब लोन लेते हैं, किसी से पैसा लेते हैं, उसका एक पर्पस होता है, उसका क्या होता है, पर्पस होता है। अब मान लीजिए इसने कहा जी मैं तो पर्सनल लोन ले रहा हूं, सर पर्सनल लोन है मैं कैसे पूछ सकता हूं, बिजनेस लोन है सर बिजनेस के लिए लिया, इसलिए लोन की कैटेगरीज होती है। तो जनरली ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं आती है इसका मतलब ये नहीं है कि आ नहीं सकती। और ये अगर आप समझो ना, ये जायज है चीज। अब आप खुद सोचो, कई बार आप समझते हो ना, इलीगल फंडिंग करते हैं हम किसी को तो पुलिस वाले उसको भी पकड़ लेते हैं, अब उसने तो पैसे ही तो दिए, उसको क्यों पकड़ लिया। मान लीजिए आपने बम लगाना है, लगवाना है, लगाना नहीं है, लगवाना है,
ठीक है। अब आपको पैसे तो देने पड़ेंगे ना उसको। अब आपने क्या किया, खुद पैसे ना देके अपने किसी रिश्तेदार से पैसे दिलवा दिए, अंकल इसको पैसे दे दो, ये मैंने हायर किया है, ये ना दिल्ली में धमाका करेगा जोर से, ठीक है। वो फंडिंग कर रहे नहीं कर रहे लीगल एक्ट की उनको पकड़ा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, एग्जाम्पल पकड़ा जाना चाहिए ना। इसको ऐसे ही ट्रीट किया जाता है कि आपने इलीगल ट्रांजैक्शन की फंडिंग कर दी, आपने इलीगल ट्रांजैक्शन क्या कर दी, फंडिंग कर दी। अब तो आप पकड़े गए, अब तो आप पकड़े गए। जब भी क्या होता है ना इंडिया में, देखो होता क्या है, तो छोटी छोटी बातें होती है। जब भी कोई किसी के ऊपर आरोप लगाता है ना, उसको क्या करना होता है, आरोप लगाने वाले को साबित करना होता है। भाई ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ, मेरे घर पे कल 2 आदमी आए थे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से लग रहे थे और उन्होंने पत्थर दे मारा, तो क्या मेरे कहने से पुलिस वाले उनको पकड़ लेंगे क्या? नाम लिख लेंगे, एफआईआर लिख लेंगे, लेकिन मैं जो कह रहा हूं मुझे वो क्या करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है, समझे। तो कहने से कुछ नहीं होता, यहाँ पे हर चीज को क्या करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है। एक बात तो तय है, ये इलीगल है, और इससे रिलेटेड एक लॉ है जो कहता है कि इलीगल से जो भी जुड़ेगा वो उसकी लीगैलिटी से अफेक्ट हो जाएगा। अफेक्ट तो आप हो जाओगे। आपको अगर आपको बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। और वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अगर ये आपको पैसे ना भी दे तो आप कुछ नहीं कर सकते। प्लस अगर डायरेक्ट पकड़ा गया ये एक्चुअल में कुछ सीन, तो आपके ऊपर भी क्रिमिनल एक्टिविटीज जाएंगी। वॉइड, वॉइड माने जो नहीं चलेगा। बात समझ गए। एक बार देखो मैंने क्या लिखा दोबारा से। कोई एक्ट हुआ है इलीगल, उस एक्ट को करने के लिए किसी दूसरे, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस एग्रीमेंट को परफॉर्म करने के लिए किसी दूसरे ने सपोर्ट किया है, अटैच्ड कोलेट्रल हो गया अटैच। ये तो कोई भी कोलेट्रल है जो इलीगल से जुड़ेगा, इवन चाहे वो वैलिड ही क्यों ना हो, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, वॉइड निकलेगा। लेकिन जेन्युइन सिचुएशन भी हो सकती है, तो उस सिचुएशन में उसको क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। अगर उसने प्रूव कर दिया तो ये वैलिड है, तो ये वैलिड है। कहने से नहीं होगा, प्रूव करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि प्रूव करना आसान होता है। मर्जी है, ऐसा किसी कानून में नहीं लिखा कि आप कोई सिक्योरिटी लेके ही रखे। देखिए जैसे पर्सनल लोन लेते हैं ना, क्या पर्सनल लोन में कोई सिक्योरिटी होती है? तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता, ऐसा नहीं कह सकते हम कि इसने कोई सिक्योरिटी ली ही हो, ना भी ली हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों पढ़ते हो ना आप अकाउंट्स में, दोनों चीजें होती है, अनसिक्योर्ड भी होता है। तो अपना मैटर ये नहीं है कि सिक्योर्ड होता तो क्या होता, अनसिक्योर्ड होता तो क्या होता, कुछ भी होता, रिजल्ट यही होता, ये वॉइड होता, पकड़ा भी जाता, प्रूव करता तो बचता, नहीं तो नहीं बचता। जैसे कि एक और बताता हूँ ऐसे, आपने ना अपने किसी दोस्त को, आपकी गाड़ी है, आपने अपने किसी दोस्त को, अपने फ्रेंड को गाड़ी दिखा दी अपनी, वो कह रहा था कि मुझे जाना है कहीं, और उसने जानबूझ के उस गाड़ी से किसी को ऊपर उसको चढ़ा दिया है ना, और वो मर गया, तो पकड़ ही लेगी पुलिस। आपको क्या लगता है, आपको छोड़ देगी? गाड़ी आपकी है ना, आपको भी पकड़ लिया जाएगा, आपकी गाड़ी को भी पकड़ लिया जाएगा। क्या माना जाएगा, आपके दोस्त ने जो भी कुछ किया है वो तो क्या है, ऑब्वियसली वो तो गलत है ही। प्लस आपने जो उसको गाड़ी दी है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब हम किसी को गाड़ी देते हैं ना या कुछ भी ऐसी अपनी चीज देते हैं तो बेलमेंट बोलते हैं उसको, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी अफेक्ट होगा, यानी कि आपको भी वो गाड़ी वापस नहीं मिलेगी। अब वो तो क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व हो गई ना, इसलिए जो भी कोई चीज इलीगल से जुड़ेगी वो उससे अफेक्ट होगी ही होगी, प्लस आपको भी पकड़ लिया जाएगा। अब आपको ये प्रूव करना है कि मुझे नहीं पता था, मुझे तो सिर्फ मुझसे क्या लेने आया था, गाड़ी लेने आया था, इतनी सी बात है। और जब तक आप ऐसा प्रूव नहीं कर पाते, जब तक आपको रोक के रखेंगे वो, ऑब्वियसली आप भी केस का पार्ट होगे, ठीक है। प्रूव करना पड़ेगा, इसलिए इलीगल से जुड़े तो फंसे। बात समझ गई? पूछो, कुछ पूछना तो जो भी दिमाग में आ रहा है पूछ सकते हो, नहीं आ रहा तो ये लिख लेना, ऐसा कैसे बना लो इसको, भूल जाओगे नहीं तो वो जो स्टेटमेंट है ना उसको भूल जाओगे, और वो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वो ऐसे एक हाइपोथिकेटेड एग्जांपल देगा, ऐसे बी ने एक मनी लेंडर से पैसे लिए और उस पैसे से क्या किया, उसने ड्रग्स परचेज किया है, ड्रग्स की परचेज करते वक्त पकड़ा गया तो उसको जेल हो गई। अब वो पैसे टाइम पे नहीं लौटा पाया तो मनी लेंडर ने केस कर दिया, क्या केस हो जाएगा, नहीं, इलीगल से जुड़ा है, वॉइड हो जाएगा। अगर पैसे वापस चाहिए तो उसको प्रूव करना पड़ेगा वो इनोसेंट है, यानी कि ये आपको एक्सप्लेन। नहीं, आपके पास मान लीजिए कोई कोलेटरल है भी, सपोज इसने कुछ गिरवी रख दिया था, कोई गुड्स गिरवी रख दिया था, ठीक है। अब दो बातें हैं, जब ये इसको बेचेगा ना, इसको कोई तकलीफ नहीं है,
तो ठीक है, फिर तो कोर्ट को कोई पता ही नहीं चलता। ऐसा अनेक बार हो सकता है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इनके एग्जाम्पल को लेते हैं। ये मनी लेंडर ना मुथूट फाइनेंस है। मनी लेंडर कौन है? ये अपनी कोई ज्वेलरी रख के गया और यहाँ से पैसे लेके चला गया और जाके ऐसे ऐसे इसने कर दिया, यहाँ पे पता ही नहीं चला। इसको रीपे करने की बारी आई, इसने रीपे ही नहीं किया, तो इसने क्या किया? गोल्ड बेच दिया, गोल्ड से अपना पैसा रिकवर कर लिया। कोई डिस्प्यूट ही नहीं हुआ, डिस्प्यूट ही वही नहीं, तो कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अगर कोर्ट जाने की जरूरत पड़ती तो कोर्ट इसकी मदद नहीं करता जब तक ये क्या ना प्रूव कर दे। मुझे थोड़ी ना पता था, मैंने तो सर गोल्ड लोन लिया है, अब उसके बाद ही उस पैसे क्या करता है हम उसको ट्रैक थोड़ी ना कर सकते। तो ये वाला वैलिड रहेगा, ये वाला बाद वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, यानी कि आप इससे पैसे ले सकते हो, ये पैसे ना दे तो आप इसके ऊपर केस फाइल कर सकते बाद वाला। लेकिन सिर्फ ये वाला, वो तो किसी भी हालत में कुछ, वो तो इलीगल ही है, उसमें तो सजा होनी ही होनी है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो जो ट्रांजैक्शन है ना, कि कोई भी कोलेट्रल ट्रांजैक्शन अगर इलीगल से जुड़ेगी तो अफेक्ट हो जाएगी। ये दोनों का कंबाइंड है, ये इलीगल है और ये पूरा इलीगल प्लस कोलेट्रल है। एग्जाम में इलीगल प्लस कोलेट्रल आएगा। इनोसेंट, देख लिया, खत्म हुआ इलीगल। पूछे, कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो आगे चलते हैं। इलीगल बात पता चल गई। ऐसा एक्ट क्या है जो मना था करना लेकिन आपने कर दिया, वॉइड तो वह है ही, प्लस सजा भी हो सकती है। ठीक है, और जो भी इलीगल से जुड़ेगा वो भी उसकी लीगैलिटी से अफेक्ट हो जाएगा, और रिजल्ट क्या निकलेगा? इलीगल तो वॉइड है ही, वो भी वॉइड हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। ठीक है बात नहीं करनी। वैलिडिटी वाले खत्म हुए सारे, अब कौन से हैं? फॉर्मेशन वाले। पहला क्या था फॉर्मेशन में? एक्सप्रेस, दूसरा इम्प्लाइड। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये दो समझने हैं, बाकी दो तो कुछ नहीं। एक तो बहुत बड़ा है क्वेश्चन, तो बाद में डिटेल में पूरा टॉपिक ही है वो, तो ध्यान दीजिए। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, दो बातें होंगी, या तो उसमें वर्ड्स बोले तो सब, है ना, वर्ड्स को यूज किया गया है, या यूज नहीं किया गया। अगर वर्ड्स को यूज किया गया है तो वो एक्सप्रेस होता है। क्या होता है वो? और जो वर्ड्स को यूज किया गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो रिटर्न में हो चाहे वो स्पोकन हो, ओरल हो या रिटर्न में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने लिख के आपको एक ईमेल लिख दी कि मैं आपको अपनी बाइक पूरी डिटेल ये सेल करना चाहता हूं, वर्ड्स यूज किए ना, एक्सप्रेस। लिख के नहीं, मैंने ओरली ऐसे बोल दिया आपको, मैं अपनी बाइक आपको सेल करना चाहता हूं, अभी भी क्या है? एक्सप्रेस। जब बिना वर्ड्स के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं उसको बोलते हैं इम्प्लाइड। ये कैसे हो जाता है? ये मैजिक कैसे हो जाएगा? तो बिना वर्ड्स के बोले तो बाय कंडक्ट। जब बिना वर्ड्स यूज किए कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसको बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब बिना वर्ड्स बोले कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, जरा बता, बनाना एक आध। क्या कह रहे हो? एक्ट के थ्रू? हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया। बिना बोले भी क्या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? टैक्सी इशारे में? अच्छा, इशारे में बता देंगे।
कैसे पूछेंगे? जैसे मैंने कहा मैं अपनी गाड़ी आपको, ऐसे बाइक, ऐसा करेंगे? इतनी मेहनत करेंगे? बताओ, एक बिना वर्ड्स के एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। आज तक तो किया तो हो गए, अब मैंने पहली कहा, देखो आपने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, आज तक सारे बोल के किए, बिना बोले भी किया एक दो। हाँ एग्जाम्पल, वो तो ठीक है, बाय कंडक्ट ना। हाँ एग्जाम्पल जो इनको नादान लोगों को समझ में आए, बताएं जी, बताओ। बिना बोले भी नहीं किया? पीछे वाले जो व्यस्त हैं तीनों, बताएं जी, व्यस्त लोग, व्यस्त ना हो, इधर देखें, इधर सी फाउंडेशन ही कर रहे हो ना, व्यस्त ना रहें जी, इधर फोकस। आवाज नहीं आ रही? अब इसका क्या सोल्यूशन? चलो नेक्स्ट टाइम बोल देंगे, लग तो रहे हैं स्पीकर, शायद चलते हो। बिल्कुल नहीं आ रही आवाज? नहीं आ रही? कम आ रही? अच्छा चलो, फिर कुछ नहीं कर सकता। बताएं जी, एक भी नहीं किया? वेंडिंग मशीन देखी वो जो लगी होती है, चॉकलेट्स बिस्किट्स रखे होते हैं ना, आप कहीं पे भी जाते हो, रेलवे स्टेशन पे जाते हो, मॉल्स में जाते हो, लगी होती है ना, नोट इंसर्ट किया, वहां पे क्या कोई खड़ा है, कुछ बोल रहा है कि मैं अपनी चॉकलेट आपको सेल करना चाहता? नहीं ना। आपने वेंडिंग मशीन लगी है, वो जो मशीन लगी है वो ऑटोमेटिकली क्या है, जिस भी कंपनी ने लगाई है वो आपको क्या करिए, सर्विस ऑफर करिए, है ना, गुड्स बेचने का, कि आप चाहो तो आप इसको ले सकते हो, उस पर चार्जेस वगैरह सब लिखे हुए हैं, आप जाते हो, नोट दिया, है ना, ऐसे सेम ऐसे ही। अब ऑटो वोट हो जाता है तो उसको रुकवाते हो ना। जैसे ही ऑटो सड़क पे चल रहा है ना, ये एग्जाम्पल एग्जाम में आ सकता है, बाय कंडक्ट, जो ऑटो सड़क पे चल रहा है, बस सड़क पे चल रही है, वो ऑटोमेटिकली आपको ट्रांसपोर्ट सर्विस ऑफर कर रहे हैं। जैसे आप सर्विस रिक्वायर्ड, सर्विस, अब हो वो सर्विस ऑफर कर रहा है, सर्विस रिक्वायर्ड, अगर वो खाली होगा तो रुकेगा ही नहीं, डिनाइड, ठीक है। अगर वो रुक जाता है तो यस, उसने ऑफर था, एक्सेप्टेड। अब बात करते हैं आगे टर्म्स एंड कंडीशन सी, क्या लोगे, कहाँ जाना है, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन। लेकिन सवाल क्या है, क्या एग्रीमेंट बन गया? बिल्कुल, दूर से ऑटो आ रहा था, इंप्लाइड ऑफर, ट्रांसपोर्ट सर्विस किसी को चाहिए तो, इंप्लाइड रिक्वायरमेंट, ठीक है। सपोज कीजिए कई बार ऐसा भी होता है, आप जल्दी में होते हो, मान लीजिए आप यहाँ पे तो खैर आप सारा एरिया जानते हो, जहाँ पे आप नहीं जानते, अनजान जगह चले जाते हैं जैसे कहीं भी, तो वो क्या होता है, मान लीजिए कोई भी ऐसे ऑटो आया ना, आपने हाथ दिया उसको, वो रुक गया, आप उससे पूछते बाद में वो पहले बैठ जाते हो, तो क्या कहते हो, वहाँ ले चल, अपने को तो पता ही नहीं ना वो है कहाँ, कितने पैसे लेगा, तो उसे क्या बार्गेनिंग करनी, सीधा बैठ जाते हैं। जैसे ही आप ऑटो के अंदर बैठ गए, आपने कहा चलो, फिर वो पूछेगा कहाँ, जैसे बैठ गए ना, एक्सेप्टेड तो हो गया, बैठ गए, अब उसने, आपने बता दिया उसको कि उस डेस्टिनेशन पे जाना है, उसने कहा 200 रुपये लगे, आपने कहा हाँ चल, चलो, तो इम्प्लाइड ऑफर, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, इम्प्लाइड एग्रीमेंट, ठीक है, बात समझिए। तो ऐसा होता है, इम्प्लाइड वाले होते हैं। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ गया था ट्रांसपोर्टेशन, कि ये एक डीटीसी, वो दिल्ली के एग्जाम का क्वेश्चन था, एक डीटीसी की बस रोड पे चल रही है, तो वो कैसा ऑफर है, वो कैसा ऑफर है, इम्प्लाइड ऑफर, तो कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट भी इम्प्लाइड ही बनेगा। चलिए, हाँ ऐसा भी होता है। अब रेलवे स्टेशन पे जितने भी कूली होते हैं, वो क्या है, वो बोलेंगे थोड़ी ना आपका सामान उठा लूँ क्या, वो क्या है, ऑब्वियसली ऑटोमेटिक है, वो कूली का काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो टिकट तो चेक करने आया नहीं होगा, वो आया ही सामान उठाने के लिए, इम्प्लाइड ऑफर। और वो जैसे ही आपका सामान उठा लेता है, इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट अगर आपने ट्रेन में ट्रेवल किया तो हो गई, देखते हो आप वो सामान उठा लेते हैं। अब उसके बाद दो ही बातें होती है, जैसे उसने सामान उठाया ना, इसका मतलब उसने अपनी सर्विस ऑफर कर दी बिना बोले, कि मैं आपका सामान बाहर तक छोड़ देता हूँ, घर तक तो छोड़ेगा नहीं वो, बाहर तक, ऑटोमेटिक है ना सब कुछ, देखिए कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन सब कुछ आप समझ रहे हो, उसने सामान उठाया, इसका मतलब वो आपके सामान को और आपको ऑब्वियसली बाहर तक छोड़ देगा। अब दो ही बातें होंगी, या तो आप उसको उठाने दोगे या उठाने, अगर आपने उसको उठाने दिया, इसका मतलब सर्विस एक्सेप्टेड, तो एक्सेप्ट हो जाएगा, और आपने कहा नीचे रख दे, मैं खुद ले चलूंगा, डिनाइड। बात समझ गए? तो जहां वर्ड्स यूज होंगे वो एक्सप्रेस, चाहे वो वर्ड रिटर्न में हो या स्पोकन में हो, एक्सप्रेस, जहां पे वर्ड्स यूज नहीं होंगे वो इम्प्लाइड। इम्प्लाइड बोलते हो कुछ एक्ट ऐसा हुआ है, नहीं कूली हो, अगर वो सिर्फ कूली है
तब पड़ोसी ने उठा लिया तब वो रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, तब वो रूल एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, बिल्कुल। जैसे आप एटीएम मशीन लगी होती है ना, आप एटीएम मशीन में जाते हो, पैसे विड्रॉ करते हो, इनपुट्स डालते हो, पैसे निकल जाते हैं। अब क्या मतलब, आपको अगर पड़ोसी की तिजोरी का नंबर पता चल गया तो क्या उसको भी एज एटीएम यूज कर सकते हैं? नंबर तो पता ही है, दबा देंगे, पैसे लेने से मतलब है। ऐसा नहीं होता ना। एटीएम वो सर्विस ऑफर कर रहा है, आपको पता है बैंक ने इंस्टॉल किया है एनी टाइम मनी, और सर्विस के लिए है और वो पड़ोसी की नंबर है तो इसका यूज नहीं कर सकते। तो हमेशा बाय कंडक्ट में ऐसा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ही बन जाएगा, डिपेंड, ऑफर भी तो होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं सरकमस्टांसेस। परिस्थितियां भी कुछ बोलती है, परिस्थितियां बोलती नहीं बोलती? चलो मैं बताता हूँ, एक परिस्थिति बताता हूँ, आप सुन के बताना। तो में ना दो तरह के एविडेंस होते हैं। एक तो होता है कंक्लूसिव एविडेंस, सब कुछ साफ साफ पता चल रहा है। एक जगह कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता, सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है। ठीक है, जैसे कि एक सिचुएशन समझिए, एक घर है, ठीक है, उस घर के दरवाजे खुले हुए हैं, अलमारी का दरवाजा खुला हुआ है, लॉकर का दरवाजा खुला हुआ है, कपड़े बिखरे हुए हैं, कुछ एक दो नोट नीचे गिरे हुए हैं। क्या हुआ होगा वहां पे? किसी ने बताया तो नहीं आपको चोरी है, सर्कमस्टांसेस से आपने खुद एज्यूम किया ना, इसको बोलते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस। तो ऐसे ही ठीक इसी तरह से वो जो कूली वहां पे सर्कमस्टांसेस ये कह रहे हैं, ऑब्वियसली वो किस पर्पज के लिए वहां पे। ऐसी कोई इंडिविजुअल अगर आपका सामान उठा लेता है, एक सिविल ड्रेस में मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है, उसने सामान उठा लिया तो उसको थोड़ी ना कूली, सर्कमस्टांसेस। अच्छा आपको पता, बड़ा पता है चोरी है, क्या पता मूवी है, कोई सीन शूट हो रहा हो, जज हो गए तभी है सर, चोरी है तो साफ नजर आ रहा है चोरी है, मूवी की शूटिंग हो रही थी वहां। खैर, मेरा कहने मतलब था परिस्थितियां भी कुछ बोलती, परिस्थितियां और भी कुछ बोलती है। पता चला आपने एक चाकू खरीदा था बड़ा, पड़ोस की दुकान से भी देखा है, और अभी भी शाम को किसी का मर्डर हुआ है एक बड़े चाकू से परिस्थितियां और भी कुछ बोलती है। अब वो तो बाद में पता चलेगा। पुलिस वाले ने देखा, पोस्टमार्टम हुआ, इसका मर्डर तो एक चाकू से हुआ है, जिसका साइज डॉक्टर ने बताया ना उसका साइज इतना होगा। पुलिस वाले ने पता किया नीचे ये एक चाकू की शॉप है, उसने पूछा चाकू लास्ट टाइम किस किस को बेचा, उसने कहा एक 303 वाले आए थे साहब। सर्कमस्टांशियल एविडेंस। पुलिस बिल्कुल घर आएगी। चले आगे, समझ लिया। नेक्स्ट, सिर्फ एक वर्ड लिखूंगा, बात नहीं करनी। इम्प्लाइड बाय लो। ये टॉपिक अपने आप में पूरी क्लास का टॉपिक है, जिसको हम एक पूरी क्लास के अंदर पढ़ेंगे, बाद में जाके आएगा बड़ी दूर जाके। फिलहाल के लिए समझ लीजिए इम्प्लाइड बाय लो। ये क्या था, हमने खुद ने कुछ ऐसा एक्ट किया जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ये क्या, हमने कुछ नहीं किया है, ऑटोमेटिकली सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब हम अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट में बंध गए, अपने आप कुछ तो हुआ है ऑटोमेटिक। ठीक है, इम्प्लाइड बाय लो, इसके अंदर बहुत कुछ आता है। एक क्लास में मैंने बताया भी था, किसको बताया था, आप ही में से कोई लास्ट 2-3 क्लास पहले पूछ रहा था। अमेजोन वाला आया, ठीक है, फ्लाइट नंबर 202 वाले ने बुक किया था, आप रास्ते में मिल गए, ठीक है, और वो गलती से ही सही आपका और उनका नाम सेम था, और आपने भी कुछ मंगाया हुआ था मान लीजिए, लेकिन आपने मंगाए थे जूते और उसमें आया है कुछ और, ठीक है, मान लीजिए लैपटॉप आया या कुछ भी। अब उसने कहा जी इनका कुरियर है, आपने कहा वो तो मैं ही, और आपने वो ले लिया, तो क्या वो आपका हुआ? बढ़िया, 1000 के जूते मंगाए थे, 50,000 का लैपटॉप मिला। अमेजोन वाले ऐसी गलती करते रहे, आप ऐसा सोचोगे क्या कहते हो, कॉन्ट्रैक्ट बना गया? आप जरा सुनिए, क्या वो लैपटॉप आपका हुआ? नहीं, ऑटोमेटिकली आप और आपका जो पड़ोसी है ना, जिसका नाम सिमिलर नेम है जो भी है ना, ऑटोमेटिकली आपके और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया अपने आप। वो गुड्स आपको उसको रिटर्न करने होंगे, वो आपके नहीं है। सर हमने तो उसको कोई ऑफर ही नहीं दिया, ना कोई एक्सेप्ट किया है, ना कोई कंसिडरेशन है, भी नहीं है, डायरेक्ट है। ठीक है, इसीलिए इम्प्लाइड बाय लॉ का मतलब क्या है, इसके अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं है, सारे एसेंशियल एलिमेंट्स डायरेक्ट लॉ ने ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लिए, सब कुछ है,
डायरेक्ट एनफोर्सेबिलिटी, डायरेक्ट एनफोर्सेबिलिटी, ना कोई ऑफर ना कोई एक्सेप्टेंस, डायरेक्ट। डैमेज हो गया तो क्या होगा उसमें, सेल्स ऑफ गुड एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें एक बात पढ़ाई जाएगी आपको, जो गुड्स का मालिक होता है नुकसान उसी का होता है। आपके पास लैपटॉप आ गया, आपने कहा मैंने तो जूते मंगाए थे, ये क्या लैपटॉप आपने दे मारा, मैंने मुझे ये कहाँ पहनूं मैं लैपटॉप, ये कैसे जूते हैं, आप ना समझ, लैपटॉप तोड़ दिया, नुकसान किसका, नुकसान किसका, ऐसा सेल्स ऑफ गुड एक्ट कहता है नुकसान का। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, जैसे आपको लैपटॉप डिलीवर हुए आप तो कॉन्ट्रैक्ट में बंद गए थे और आपकी ड्यूटी थी, यू आर लीगली बाउंड कि वो लैपटॉप आपको किसी को वापस करना चाहिए था, और अगर आप इनको नहीं जानते तो आपको अमेजोन को वापस करना चाहिए था, उस पर आपका कोई राइट नहीं है और आपने उसको डैमेज पहुंचा दिया, तो नुकसान कौन भरेगा, जिसने नुकसान किया है वही नुकसान भरेगा। ठीक है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। पूछे और कुछ, लिख लिया, समझ गई बात। वर्ड्स एक्सप्रेस बिना वर्ड्स के, इम्प्लाइड और जिसमें कुछ भी नहीं है डायरेक्ट आया वो क्वेशी कॉन्ट्रैक्ट, इसको बाद में पढ़ेंगे, बहुत दूर जाके आएगा टॉपिक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो आप समझते ही हो, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाओ, ठीक है, आप कुछ भी खरीदते हो ओके ओके कर देते हो, टर्म्स एंड कंडीशंस हाँ हाँ सब ठीक है, सब पढ़ लिया, बाद में पता चलता है आपने कुछ नहीं पढ़ा था। इतने बड़े को कौन पढ़ता है ना, वो कहते हैं अच्छा आप सबमिट भी करते हो तो कहते हैं नहीं पहले टीएनसी वाले बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, आपने कहा ये इतनी सी बात कर देते हैं, और उसने ये नहीं देखा आपने वो 40-45 जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी थी आपने उन पे एग्री कर दिया। समटाइम्स ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आप अमेजोन से मंगाया, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है लोग डिश टीवी मोबाइल फोन कुछ भी ऑब्वियसली सभी मंगाते हैं, मैं भी सभी, वहाँ पे जब आप एग्री कर देते हो ना उसमें बहुत सारे क्लोजेस लिखे होते हैं। अगर आप कभी डिश टीवी कुछ ऐसी चीज मंगाओगे ना तो ना वहाँ पे क्लोज भी लिखा होगा, मान लीजिए आपने डिश टीवी की और सेट टॉप बॉक्स ही मंगाया तो उसे क्लोज लिखा होगा इन केस ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट विल बी सेटल्ड इन बेंगलोर जुरिडिक्शंस हाई कोर्ट। अब आप तो कह रहे हो मैं तो जयपुर का हूँ, मैंने खराब किया, मुझे मेरे यहाँ पे आया खराब आया, मैं तो केस कर दूंगा, केस तो होगा लेकिन वो यहाँ होगा ही नहीं, कहाँ होगा। अब ये बात पहले क्यों नहीं बताई, वो आपने कर दिया था ना, हाँ हाँ मुझे सब मंजूर है, पढ़ लेना चाहिए कभी कभी। ठीक है, बात समझ गए। एक्सप्रेस हो गया, इम्प्लाइड हो गया, क्वेश्चन हो गया, ई कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनने वाले कॉन्ट्रैक्ट ई कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, बच्चे फॉर्मेशन वाले, परफॉर्मेंस वाले। परफॉर्मेंस के बेसिस पे दो थे, कौन कौन से थे, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटिव। अब जरा समझिए, जब भी कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वहां से कुछ लीगल ऑब्लिगेशन आती नहीं आती, ये आपको करना पड़ेगा परफॉर्म। पहले समझिए लिखना क्या है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन है। जब भी कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन आती है, भाई मैंने वादा किया मैं आपको पैसे दूंगा गाड़ी दूंगा वटेवर। जब दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दी है, ये ए है ये बी है, ये इसको गाड़ी देगा और ये इसको, तो इसकी ऑब्लिगेशन क्या है गाड़ी देना और इसकी ऑब्लिगेशन क्या है पैसे देना। इसने गाड़ी दे दी और इसने पैसे दे दिए, लीगल ऑब्लिगेशन फुलफिल्ड या परफॉर्म्ड बाय
बोथ पार्टी। तो फिलहाल हमारे कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या है, एग्जीक्यूटेड, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, लेकिन अभी परफॉर्म होना बाकी है, तो उसको क्या कहेंगे, एग्जीक्यूटरी। अभी परफॉर्म होना बाकी है। अब देखते हैं कितना बाकी है। अगर एक पार्टी का काम बाकी है, इसने तो गाड़ी दे दी लेकिन इसने क्या नहीं दिए, तो अभी यूनिलेटरल है। अभी इसने गाड़ी नहीं दी, उसने पैसे भी नहीं दिए, दोनों के एंड पे बाकी है, तो बायलैटरल। अब लिख लो, तो कुछ लिखते लिखते याद आए तो पूछ लो। हाँ, दोनों की ऑब्लिगेशन अगर बाकी है तो बायलैटरल, एक की बाकी है तो यूनिलेटरल, दोनों की पूरी हो गई तो फिर तो एग्जीक्यूट। पीछे आपको आवाज आती है, ये क्या सीन है, वहां तक जा रही है, यहां तक क्यों नहीं आ रही भाई? अच्छा ऐसे जा रही है आवाज, ऐसे नहीं, ठीक है मैं इधर से बोलूंगा, ऐसे जाएगी आपके पास डायरेक्ट। शायद कनेक्ट नहीं है ये, कनेक्टेड फिर, क्यों नहीं जाती आवाज? उधर आ रही है, पीछे तक आ रही है, उधर कोने में आ रही है आवाज, कम आती है? और जोर से बोलूंगा तो मेरी चली जाएगी आवाज, चली जाए यूनिलेटरल, बायलैटरल, सिंगल, डबल, एक का काम बाकी है यूनिलेटरल, दोनों का बाकी है तो बायलैटरल। लिख लिया, लिख लिया, लिख तो लिया होगा, ठीक है जी, जल्दी आ जाए करो आगे, है ना, एक दिन इनको भी एक्सपीरियंस करने दो आवाज आती है कि नहीं। लिख लिया, चले आगे, बस खत्म हुए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लास थोड़ी ना खत्म हुई, सवाल पूछ रहा हूं, शांत हो जाओ, सवाल पूछ रहा हूं, जिससे पूछूं ना वही बताना, जिसने अपने आप बताया ना उसे फिर दूसरा पूछूंगा, ठीक है, और दूसरा पूछूंगा वो फिर कोई बता नहीं पाएगा, इसलिए आसान वाला सुने पहले, लेकिन जिससे पूछूं वही बताना। ये ए है, ये बी है, ध्यान से सुनना, इसको ना अपने घर में व्हाइट वॉश कराना है, सफेदी करानी है, ठीक है, ये घर में मान लीजिए 5 रूम्स हैं, कितने, ठीक है, इसने व्हाइट वॉश वाले को बुलाया, इसको बुलाया, सुन ध्यान से, 5 कमरे हैं, व्हाइट वॉश करने हैं, कितने पैसे लेगा, इसने कहा 50,000, मान लो हम लिख सकते 50,000, इसने कहा ठीक है डन, कितने दिन में कर देगा, इसने कहा 30 दिन में कर दूंगा, 5 कमरे 30 दिन, सही सही बता, कह रहा चलो 15 दिन में कर देंगे मैक्सिमम, तो मिनिमम इतना तो लगेगा ही लगेगा, 15 से पहले नहीं हो सकता, डबल होता है, ये होता है वो होता है, इसने कहा चल ठीक है 15 दिन में व्हाइट वॉश करेगा, 5 कमरे व्हाइट वॉश करेगा, कितने पैसे मिलेंगे, 50,000, इसने कहा ठीक है, काम शुरू, आफ्टर 7 डेज, 7 दिन गुजर गए, 7 दिन बाद ए आया, अभी तो और कहीं रहता है ना, वापस आया इस वाले घर में, बी से पूछा स्टेटस, इसने कहा सर 1 2 3 3 रूम हो गए हैं, 3 रूम फिनिश हो गए हैं, 2 रूम पेंडिंग है खाली, इस पैसे दे दो, इसने कहा कितने हो गए, इसने कहा 3 हो गए, आप एक बार चेक कर लो, इसने देखा 3 रूम बिल्कुल फिनिश्ड है, इसने इसको 3 रूम के हिसाब से 30,000 रुपये दे दिए, 30,000 रुपये दे दिए, बात समझ गए। अब 7 दिन बाद 30,000 रुपये दे दिए, 3 रूम फिनिश हो गए, ये काम कर रहा है, आज कॉन्ट्रैक्ट
कौन सा है, एग्जीक्यूटेड है, एग्जीक्यूटरी है, यूनिलेटरल है, बायलेटरल है, जिससे पूछो वो बता। बात समझ गए? समझ गए? देखा था ना आप लोगों ने? चलो दिखाई तो दे रहा था, बताएं जी आप इधर मैडम, सवाल समझ गए? नहीं आई आवाज? मैं तो आवाज ही नहीं आई होगी। आई आवाज? नहीं आई? एग्जीक्यूटेड आवाज आ गई थी आपको? आई? बताएं, कोशिश करनी है, गलत चलेगा, गलत आंसर चलेगा, दौड़ेगा। आंसर आ रहा है सर, मैं बताना चाहती हूँ, लेट मी इन। एग्जीक्यूटरी है। अगर आप एग्जीक्यूटरी बोलोगे तो फिर ये बताना पड़ेगा एग्जीक्यूटरी में कौन सा, यूनिलेटरल के बायलेटरल? बायलेटरल पक्का? अच्छा सही आंसर, एक स्वर में। देखिए जी, इसको देने दे 50,000, क्या इसने 50,000 दिए? इसको करने थे 5 रूम वाइट वॉश, क्या इसने किए? दोनों की एप्लीकेशन पेंडिंग है ना, बायलेटरल। ठीक है, यानी कि कंफ्यूज करने के लिए बिल्कुल ऐसा लगाया गया, बनाया गया कि 3 कमरे तो उसके अकॉर्डिंग पैसे पूरे पे कर दिए गए, लेकिन बात हमें उसके अकॉर्डिंग नहीं है। बात यह कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, फाइनल ऑब्लिगेशन इसको 50,000 देने हैं, इस फाइनल ऑब्लिगेशन इसको 5 रूम वाइट वॉश करने हैं, दोनों की ही ऑब्लिगेशन अभी पेंडिंग है, तो बायलेटरल। चलिए ऐसे ऐसे क्लासिफिकेशन खत्म हुआ, नेक्स्ट पढ़ते हैं। व्हाट टाइम? 11 बजे तक, बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम मिला, मेरे सारे टॉपिक अधूरे रह जाते थे बीच में। ऑफर, ठीक है, अब जरा समझिए ऑफर होता क्या है। ऑफर का दूसरा नाम प्रपोजल होता है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं। ठीक है, दो एलिमेंट सुनिए ध्यान से, एक एलिमेंट्स में से केस बन जाएगा। नंबर 1, ये ए है और ये बी है। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को क्या किया? नंबर 1, showing his willingness। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के सामने अपनी विलिंगनेस शो करता है, उसको क्या बोलते हैं? मैं आपको अपनी गाड़ी सेल करना चाहता हूं, मैं आपको अपनी बाइक सेल करना चाहता हूं, मैं आपको अपना पेन सेल करना चाहता हूं, कुछ भी व्हाटएवर। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के सामने अपनी विलिंगनेस शो करता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑफर। मैं बहुत परेशान हूं, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, ऑफर। ऑफर, हाँ या ना? नहीं। एक एलिमेंट नहीं होता, एक और एलिमेंट होता है, जानबूझ के मैंने ऐसा बोला, टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ ऑफरी। जो ऑफर देता है उसको बोलते हैं क्या? ऑफरर। जिसको ऑफर मिलता है वो होता है क्या? ऑफरी। यानी कि सिर्फ विलिंगनेस शो करना काफी नहीं है, आपने विलिंगनेस शो की हो सामने वाले की सहमति के लिए, तो हाँ सर आपने पूछा था, हमने तो कह दी थी हाँ हमारी पूरी सहमति है। नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा? वो नहीं चलेगा, क्यों नहीं चला? इसका कोई रोल भी होना चाहिए, ऑफर या कोई क्या होना चाहिए? रोल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। ध्यान से सुनिए, मैंने कहा भाई मैं ना एक गाड़ी खरीदना चाहता हूं, मैं एक, मैंने कहा जी बिल्कुल खरीद लो, क्या ये ऑफर है? मैं आपकी गाड़ी खरीदना चाहता हूं, अब आपका रोल आया बीच में, इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट में रोल होना चाहिए, तभी वो फ्री है और तब इसकी सहमति से फर्क पड़ेगा। ठीक है, बात समझ गए? मैं गाड़ी बेचना चाहता हूं, मैं आपको अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं, इन दोनों बातों में फर्क है। पहला सिर्फ विलिंगनेस था, मैं गाड़ी बेचना चाहता हूं, मैं आपको गाड़ी बेचना चाहता हूं, इसका मतलब मैं आपको ऑफर करता हूं। बात समझ गई? तो ऑफर में ऑफरी का भी होना जरूरी है, नहीं तो वो सिर्फ क्या रह जाएगा? विलिंगनेस रह जाएगा। तो एग्जाम में समझ लेना ऑफरी का होना जरूरी है। और हमने ऑफरी को क्यों बताई ये बात? ऑब्वियसली उसकी
सहमति वो दे या ना दे वो तो उसकी मर्जी है, लेकिन हम उसकी सहमति जानना चाहते हैं। ठीक है, बात समझ गए। ऑफर के दो एलिमेंट्स, एक विलिंगनेस और दूसरा सहमति के लिए पूछी गई विलिंगनेस, शो की गई विलिंगनेस। अब ये जो विलिंगनेस है ना, ये दो तरह की होती है। कौन से वाला जी? टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ ऑफरी। एसेंट माने हाँ, ठीक है। जो कलर दिखे वो बता देना। ये दिख रहा है? कौन सा कलर ज्यादा दिख रहा है? टू डू, नॉट टू डू समथिंग। मैं, यहां सुनना ध्यान से, एक गड़बड़ है छोटी सी। टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, टू डू समथिंग सबको समझ आती है बात। मैं अपना पेंसिल करना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, वो चाहता हूं, यानी कि पॉजिटिव एक्ट सबको समझ में आता है। यार नेगेटिव एक्ट का भी कोई ऑफर होता आता है? होता है। मैं ये काम नहीं करूंगा, पैसे दे देना। तो ये तो समझ में आता है, मैं आपके लिए ये सर्विस दे दूंगा, आप मुझे बदले में पैसे देंगे। मैं ये काम नहीं करूंगा, आप पैसे दे देना। ऐसा भी होता है क्या? नॉट टू डू समथिंग भी होता है क्या कुछ? तो ऑफर सिर्फ पॉजिटिव एक्ट के लिए नहीं, नेगेटिव एक्ट के लिए भी हो सकता है। नेगेटिव का मतलब समझिए क्या है, मैं टेक्निकल वर्ड बताता हूं। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, रेफ्रेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग, या एब्सटिनेंस, तीनों में से कोई भी वर्ड मिले तो उसका मतलब समझ जाना नॉट टू डू समथिंग। एग्जाम में नॉट टू डू समथिंग लिखा तो एग्जाम में मार्क्स भी नॉट टू डू। क्या लिखना है? रेफ्रेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग, रेफ्रेनिंग। ठीक है, आपकी बुक में सब कुछ लिखा है। रेफ्रेनिंग, एब्सटिनेंस, ये वर्ड आपको यूज करना है, या रेफ्रेन। इसका मतलब क्या होता है? कुछ ना करने के पैसे। क्या कुछ ना करने के भी पैसे होते हैं? होते हैं? बताओ कैसे? एक एग्जांपल दो ना करने के। अच्छा, बिल्डिंग गिराने वाला है, रिश्वत दे दी है तुमने, ये ऑफर का हुआ। एक ऑफर दीजिए जिसमें नेगेटिव एक्ट हो, मतलब इलेक्शन की सीट आप नहीं लड़ोगे तो हम पैसे दे देंगे। लॉफुल क्या अनलॉफुल? लॉफुल ऑफर होना है। अच्छा, केस मत कर, पैसे दें। चलेगा या नहीं चलेगा ये? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। ठीक है, बात समझिए। ऐसा कुछ कंपटीशन को किल करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, आप इस फील्ड में ना आए, हम आपको पे कर। कई बार एक कंपनी आप देखते हो ना, दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, गुडविल खरीद लेती है। ये एक बार लिख लो, फिर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। फिर एग्जांपल देता हूँ आपको। ऑफर का मतलब एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को अपनी विलिंगनेस शो की है कि वो कुछ पॉजिटिव एक्ट टू डू समथिंग, और नेगेटिव एक्ट यानी कि नॉट टू डू समथिंग, यानी कि रेफ्रेनिंग। रेफ्रेनिंग माने रुकना होता है, किसी काम को करने से रुक जाएगा। और ऐसा उसने क्यों किया? आपको विलिंगनेस क्यों शो की, वो आपसे पूछ रहा है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके। हाँ जी, रेफ्रेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग। ICAI बुक में हाँ जी सब जगह डेफिनेशन मिलेगी, रेफ्रेनिंग सब मिलेगा, एब्सटिनेंस सब मिलेगा।
हाँ, जो वर्ड एक तो प्योर इंग्लिश के वर्ड होते हैं, कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, तो जिसका टेक्निकल वर्ड अवेलेबल है ना उसका टेक्निकल वर्ड ही यूज़ करना है। अगर यूज़ नहीं करेंगे सीरियसली तो ये है कि फाउंडेशन में वो इतना सीरियसली नहीं लेते। फाउंडेशन में सच तो ये है कि फाउंडेशन में वो इतना सीरियसली नहीं लेते। अगर आप ऐसा भी लिख दो तो ऐसा नहीं है कि वो, मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको आदत पड़ जाए, क्योंकि वो उनका सिनेरियो ना अचानक से चेंज हो जाता है। वो फाउंडेशन में ना आपके प्रति बड़े उदार होते हैं, अपने ही बच्चे हैं। इंटर में हो जाता है किसके बच्चे हैं। तो फाउंडेशन में ऐसा होता है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अभी आपके पास टाइम है, मैंने पहले ही कहा था अभी आपके पास स्टिल टाइम है, आप सीख लेना सब कुछ। एब्सटिनेंस, टू ऑब्टेन एसेंट, ASSENT, एसेंट, एसेंट माने हाँ, सहमति। चलें आगे, चलते हैं। आप सभी क्या पूछना है? चलते ही चल ही देते हैं, बताओगे तो। देखो, एक कंपनी दूसरी कंपनी को कई बार आपने सुना हो खरीद लेती है ना, गुडविल खरीद लेती है, पढ़ा भी है तो अकाउंट्स में, गुडविल खरीद लेती है। ऐसा करती क्यों है? आज जैसे आप व्हाट्सएप चलाते थे ना, वो फेसबुक ने ले लिया ना, ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी? फेसबुक तो अच्छा खासा चल रहा था, व्हाट्सएप क्यों ले लिया? व्हाट्सएप ज्यादा ट्रेंड कर रहा था। अगर वो ऐसे ही चलता रहा 2 4 5 साल और, तो लोग फेसबुक से इधर ही आ जाने थे सारे के सारे, है ना। खतरा, जब भी बड़ी कंपनी को खतरा लगता है, एक रतन टाटा की स्टेटमेंट बताता हूँ। दो ही बातें होती हैं, या तो आपकी छोटी कंपनी बड़ी हो जाएगी अगर आप बचे रहे तो, नहीं तो हमेशा बड़ी मछली छोटी मछली को खाई जाती है। ठीक है, आपको उसको मर्ज होना पड़ता है उसमें, ठीक है, चाहे वो पैसों की वजह से या कुछ भी आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ऐसा ही होता है जब भी कोई दो पैरेलल बिजनेस होते हैं ना, जब बड़े कॉम्पिटिटर को छोटे कॉम्पिटिटर से खतरा फील होने लगता है, एक तो बहुत सारे होते हैं उनसे खतरा नहीं होता, लेकिन जब किसी पर्टिकुलर से खतरा लगने लगता है तो उसको क्या कर लेता है? परचेज कर लेता है। और जब वो उसको परचेज कर लेता है ना, यानी कि जब उसकी गुडविल खरीद लेता है, तो उसमें एक रेस्ट्रिक्शन क्लोज डालते हैं, नॉट टू डू समथिंग, दोबारा सोशल मीडिया का काम नहीं करना, क्योंकि उसको तो पता है ना, वो पूरा पता है कैसे बिजनेस चलता है। अब इसको बार बार थोड़ी ना 20-20 हजार करोड़ रुपए देंगे, दोबारा ये काम नहीं करना। बात समझे? तो वो ऑफर एक्चुअली जब हम गुडविल खरीदते हैं तो वो ऑफर ही क्या है? वो ऑफर ही है, हम आपको 20,000 करोड़ रुपए देंगे, ये आप अपने सारे राइट्स हमें बेचेंगे और दोबारा ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो नॉट टू डू समथिंग, नहीं वो दोबारा नहीं करेंगे में ना, वो तो सिर्फ मैंने एक लाइन बोल दी, वो पूरा इतना लंबा क्लोज होता है। दोबारा नहीं करेंगे, ना फर्म बना के, ना कंपनी बना के, ना ये बना के, किसी तरह से ना अटैच होके, ना आप में से कोई, ना आपकी फैमिली में से कोई। और ऐसी गलती से भी कोई कंपनी कोशिश करती नहीं है। अगर मान लीजिए कोशिश की, और वो छोटा नाम तो है नहीं, मान लीजिए व्हाट्सएप वाले जो भी हैं वो, उन्होंने दोबारा ऐसी कोशिश की और दोबारा से बना ली। जैसे आप फ्लिपकार्ट को तो जानते हो, फ्लिपकार्ट, सचिन बिन्नी नाम है शायद मेरे ख्याल से, है ना, सचिन बंसल है जो फ्लिपकार्ट चलाते थे। वो पहले अमेजोन में ही जॉब करते थे, बाद में जाके अब उनको सारा प्रोसीजर पता चला कैसे कैसे कंपनी चलती है, उन्होंने फ्लिपकार्ट ही बना ली। और फ्लिपकार्ट आपको पता है अमेजोन को पूरा, है ना, टक्कर दे रही थी, अमेजोन ने उसको परचेज ही कर लिया। ठीक है, अब आप देख रहे हो आहिस्ता आहिस्ता फ्लिपकार्ट घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। उसका पर्पज ही ये होता है, जब दो एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है ना, उसका पर्पज ही होता है आहिस्ता आहिस्ता उसकी एंटिटी को खत्म कर देना। उसका मिलाने का पर्पज भी होता है उसकी एंटिटी को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, अब सोचो सचिन बिन्नी ने वो कंपनी बेच दी, बंसल साहब जो भी है नाम, सचिन तो मुझे याद है, बिन्नी है, बंसल है नहीं पता। उन्होंने, पता आपको, एक फाइनेंस कंपनी है ना, हाँ? आजकल ये चला रहे हूँ, और लेकिन उनको तो फ्लिपकार्ट पूरा पता है ना, ई कॉमर्स कैसे चलता है, तो दूसरी कंपनी क्यों नहीं बना लेते? नहीं बना सकते, बेच दी ना, अमेजोन बेच दी ना, क्लोज। ऐसा कोई भी काम आप नहीं करोगे, ना खुद करोगे ना किसी से करवाओगे, किसी भी तरह से आप उसमें अटैच नहीं पाने जाने चाहिए। अगर पाए गए, आप सोच नहीं सकते सामने वाली कंपनी आपके ऊपर कितना बड़ा केस फाइल कर सकती है। जितना आपने चार्ज किया ना गुडविल का, उससे कई गुना का आपके ऊपर क्या कर सकती है? केस कर सकते हैं, बिजनेस को हर्ट करने का, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का, उसमें जानबूझ के क्लोज भी डला देते हैं। अगर ऐसा पाया गया ना, मान लीजिए कंपनी खरीदी 2,000 करोड़ रुपए में गुडविल खरीदी, ठीक है, वो क्लोज डलवा देते हैं। अगर ऐसा पाया गया ना कि अगर आप सिमिलर बिजनेस में अटैच लिंक पाए गए, तो आपको कंपनसेशन के रूप में कंपनी को 2 लाख करोड़ रुपए देने होंगे। वो हिम्मत ही नहीं करते ना, पागल थोड़ी ना, जानबूझ के ऐसे क्लोज डाले जाते हैं ताकि आप ऐसी कोशिश
करने की कोशिश भी ना करें, ठीक है, ना खुद ना किसी और के थ्रू, ठीक है, बस समझ गए। ये होता है नोट टू डू समथिंग, नोट टू डू समथिंग, आप ये काम मत करना। तो कई बार तो ऐसा होता है हम कॉम्पिटिटर को, जैसे कि बिल्कुल गूगल ने कहा एप्पल से कि आप ना सर्च इंजन मत बनाना, पहले ही हम आपको पे कर रहे हैं, ठीक है, कई बार ऐसा होता है वो हो चुका है और बाद में उसको खरीद रहे हैं, तो खरीदते वक्त बाद में क्लोज डलवा देना, दोबारा ये काम नहीं करना। तो कुल मिला के आपको पैसे किस चीज के मिल रहे हैं, नॉट टू डू समथिंग, कुछ ना करने के पैसे, ठीक है, तो कुछ ना करने के भी पैसे होते हैं। चलिए, अच्छा विलिंगनेस हो गई, नॉट टू डू समथिंग हो, लास्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर, लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर, ऑफर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, सुनिए ऑफर कितने टाइप के होते हैं। जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, ट्रेंडिंग ऑफर। 5 तरह के ऑफर होते हैं, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर और ट्रेंडिंग ऑफर। जनरल ऑफर क्या होता है, ऑफर टू पब्लिक एट लार्ज, ऑफर टू पब्लिक एट लार्ज, एनीवन कैन एक्सेप्ट, चार कुछ बातें होती है, पहले मैं सारा लिख देता हूँ, आप लिख लो फिर समझा देता हूँ। ऑफर टू, तो एक नाम और होता है, कंटिन्यूइंग ऑफर भी होता है इसका एक नाम। अभी और भी लिखना है, पहले इतना लिख लो। कंटिन्यूइंग ऑफर, लगातार चलने वाला, कंटिन्यूइंग। जनरल ऑफर, ऑफर टू पब्लिक एट लार्ज, एनी वन कैन एक्सेप्ट, बात नहीं करनी। स्पेसिफिक ऑफर, ऑफर टू स्पेसिफिक ग्रुप या पर्सन, और लिख दो। क्रॉस ऑफर, आइडेंटिकल ऑफर, एक एक वर्ड लिखना है। काउंटर ऑफर, कंडीशनल एक्सेप्टेंस। स्टैंडिंग या कंटिन्यूइंग ऑफर, टू रिमेन ओपन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कंटिन्यूइंग, चलता रहे, कंटिन्यू।
लिख लिया? बोलना शुरू करूं? सुनिए तो, इधर आ जाओ। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, जनरल ऑफर, ऑफर टू पब्लिक एट लार्ज। ये एक ऐसा ऑफर होगा जो किसी एक के लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। किसके लिए होगा? सबके लिए होगा। इसलिए एनीवन कैन एक्सेप्ट, इसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे कि समझ लीजिए, आपके पास एक बाइक है, मान लो आप उसको बेचना चाहते हो। एक, आप बाहर गए, विंडो में खड़े हो, मान लीजिए अपने घर की बालकनी में खड़े हो, जोर जोर से चिल्ला रहे हो, मैं अपनी बाइक सेल करना चाहता हूँ, नीचे खड़ी, अपनी बाइक सेल करना चाहता हूँ 20,000 रुपये में, जिसको भी लेना है वो आ जाए ऊपर, फर्स्ट फ्लोर। चिल्ला रहे हो, किसको किसको को बोल रहे हो? जिसको भी सुन रहा है, सबको, जिसको भी सुन रहा है। तो ये कैसा ऑफर है? जिसको भी सुन रहा है सबके लिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है। तो ऑफर टू पब्लिक एट लार्ज, तो ऊपर कौन आ सकता है? एनीवन कैन एक्सेप्ट। लेकिन जब हमारा ऑफर कैसा होता, मैं आपको स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक ऑफर, आप में से किसी एक को, आप में से कोई एक अगर चाहे तो मेरी बाइक खरीद सकता, इस ग्रुप को, पर्टिकुलर सिर्फ इस ग्रुप को। तो एक ऐसा ऑफर है, स्पेसिफिक ऑफर है। जब भी हमारा ऑफर किसी स्पेसिफिक पर्सन या किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए होता है तो उसको कैसा ऑफर बोलते हैं? स्पेसिफिक ऑफर बोलते हैं। ठीक है? और जब वो स्पेसिफिक के लिए ना हो तो वो पब्लिक ही हुई फिर तो। ठीक है? तो पब्लिक ऑफर होता है। याद रखना, अगर मैंने स्पेसिफिक ऑफर दिया ग्रुप को तो कौन एक्सेप्ट करेगा? समवन आउट ऑफ ग्रुप। अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया है तो ओनली वो स्पेसिफिक पर्सन, और पब्लिक को दिया है तो, बात समझ गई? दोनों में डिफरेंस समझ गए? ठीक है? अब इधर आ जाओ, इसमें ट्विस्ट है, इसमें क्वेश्चंस है। नंबर ऑफ एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये मत लिखना, नंबर ऑफ एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये लाइन लिखो पहले एक बार, इसके नीचे, जनरल ऑफर के नीचे, जो भी लिखूंगा जनरल ऑफर के नीचे, नंबर ऑफ एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लिख लिया? कहानी सुनिए। एक, ये कहानी एक्चुअली एक केस है। ठीक है? एक कंपनी थी, कार्लिल स्मोकबॉल। अब उसका केस सुनिए, वो केस क्या था। ये कंपनी है कोई, ठीक है, इसने ना एक दवाई बनाई, एक मेडिसिन बनाई। और कैसी मेडिसिन बनाई कि जो भी इस मेडिसिन को लेगा, अगर मान लीजिए किसी को जुकाम है, ठीक है, और वो इस मेडिसिन को यूज कर लेता है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन तो इन्हें देंगे ही, उसके अकॉर्डिंग तो उसका जुकाम 100% ठीक होगा। अगर ठीक नहीं होता तो कंपनी उसको 10,000 रुपये का इनाम देगी। बात समझ गई? ऐसा न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आया, ऐसा न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आया है एक कंपनी की तरफ से कि उसने एक ऐसी जुकाम की दवाई बनाई है, जो भी उसको यूज करेगा डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, अगर वो उसको, उसका जुकाम ठीक नहीं होता है तो कंपनी उसको क्या देगी? इनाम देगी। ठीक है? अब ये एडवर्टीजमेंट आया न्यूज़पेपर में, और आप पढ़ते तो नहीं हो, वैसे मान लो कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, पहचान तो गए होगे आप। आपने ये न्यूज़पेपर पढ़ा, इत्तफाकन आपको जुकाम भी था, ठीक है, आपने सोचा ये तो बड़ी बढ़िया चीज है, दवाई खा के देखते हैं, जुकाम ठीक हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो वो उससे भी ज्यादा ठीक, 10,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन आपको पता है लो है, प्रूव करना पड़ता है। आपने पहले डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से लिखवाया इसको जुकाम है, ठीक है, एक सबूत। दूसरा, मेडिकल के पास गए, आपने कहा वो दवाई दे दो, ठीक है, दूसरा सबूत। तीसरा, कैमरे के सामने दवाई को लिया है आपने, दवाई मैंने ली, गर्म पानी से बोला था, गर्म पानी से ठीक, ठीक है, 2 टाइम बोला था, 2 टाइम ली, प्रूफ बना रहे हो अभी तो आप, क्योंकि आपका फोकस जुकाम ठीक करने पे थोड़ी ना है, वो तो हो या ना हो इससे क्या फर्क पड़ना है, 10,000 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद आपने दवाई खाई, आपको जुकाम तो था ही, खांसी भी हो गई, ठीक है, फिर गए डॉक्टर के पास, रिपोर्ट लिख, डॉक्टर ने कहा कल तो जुकाम ही था, आज इसको खांसी भी हो गई है, मुबारक, हो गया। 4 सबूत न्यूज़पेपर की गेटिंग, 5 पैक की कंपनी को
पोस्ट दे हमारी, ये लो बकवास दवाई तुम्हारी, लेकिन बनाते रहो ऐसी। कंपनी आपको 10,000 रुपये देगी या नहीं? मिलेंगे? मिलेंगे। जनरल ऑफर था, एनीवन कैन एक्सेप्ट, आपने एक्सेप्ट कर लिया, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो किया, क्लेम बना, क्लेम मिल गया, आपने कहा तो बहुत अच्छी बात है। आपने वही सेम दवाई, फोटो, सब कुछ अपने सारे फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया फॉरवर्ड कर दिया, 10,000 कमाने का मौका। कुछ नहीं करना, 2 रुपए का बर्फ का गोला खाने का, 5 रुपए का, जुकाम हो जाएगा ऑब्वियसली। फिर ऐसे ऐसे करना, 10,000 रुपये मिलेंगे। जुकाम तो बाद में मैं दूसरी दवाई बता दूंगा, उससे ठीक हो जाएगा। 10,000 तो मिलेंगे। ये जो आपने खबर फैलाई है जंगल में आग की तरह, अब सभी ने क्या किया, सेम है ना, बुखार, गोली, डॉक्टर, रिपोर्ट, कंपनी के पास 10,000 क्लेम्स गए हैं 5 दिन के अंदर अंदर। क्या कंपनी सबको 10,000 रुपये देगी? सवाल समझ गए? सवाल ये है, क्या कंपनी सबको क्लेम देगी? देख लेते हैं, देख। पब्लिक ऑफर है, एनीवन कैन एक्सेप्ट, नंबर ऑफ एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू, जितने लोग उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे उतने ही कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, कंपनी को सबको पैसे देने पड़ेंगे। तो 10,000 इंटू 10,000, एक कंपनी तो बंद करा दिया आपने, ठीक है। अब पढ़ गई न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट, है ना, कुछ अच्छा अच्छा आता है न्यूज़पेपर में, तो काम का भी आता है। ये कोई मिस्टर एक्स है, इन्होंने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट दिया। क्या दिया? एक, कैसे बनेगा, मैं बना रहा हूं, आप समझ लेना, जो भी मैंने बनाया। ये डॉगी है, मान लो ऐसा कोई डॉगी की फोटो आई है भाई, ये लो 3 कान है, डॉगी के 3 कान है, इंपोर्टेड डॉगी है। न्यूज़पेपर में फोटो आई है मेरी ना, एक डॉगी खो गया है, और जो भी इसका बताएगा ना, उसको 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये जो भी उसको बताएगा, मान लो, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता तो जज्बात से नहीं सोल्व होगा ना, वो कुछ भी लिख सकते हैं, उनका क्या, उनको तो इमोशंस से प्ले, उनको ही पता है आप कितना पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो। आ जाइए, मिल गया। आपने न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही इसलिए शुरू किया था। जनरल ऑफर है कि नहीं है? एनीवन कैन एक्सेप्ट। आपने डॉगी को ढूंढना शुरू किया, ये फाउंडेशन छोड़ के। अब डॉगी को ढूंढना शुरू किया, किस्मत तो अच्छी है ही, मिल गया, अपने ही पड़ोस में खेल रहा था, मिल गया, पकड़ के लेके आए आप उसको, कमरे में बंद किया उसको, फोटो वोटो खींच ली उसकी, है ना, अपने साथ सेल्फी ले, प्रूफ ले लिया, फोटो तैयार किया, प्रूफ, एड्रेस न्यूज़पेपर में लिखा ही होता कहाँ भेजना है ना, वो आएगा अपने आप लेने के लिए। अच्छा, आपने उसको पोस्ट कर दिया और बता दिया मैं पेटीएम भी लेता हूँ, गूगल पे भी लेता हूँ, ठीक है, 20,000 रुपये लेके आ जाना। अब मैसेज वहाँ जाएगा, पोस्ट जाएगी, आपने सोचा यार ये तो पब्लिक ऑफर है, एनीवन कैन एक्सेप्ट, नंबर ऑफ एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अपने दोस्तों को भी बता देता हूँ, उसने अपने फ्रेंड सर्कल में बात बता दी कि ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर में बकवास एडवर्टीजमेंट आया, 20,000 रुपये कमाने का मौका, डॉगी मेरे पास है, पता मैं बताता हूँ कहाँ है डॉगी। सभी के 500 लोगों के कुरियर उस मालिक के पास गए हैं, आपका डॉगी यहाँ है, सभी के सेम एड्रेस लिखे, क्या कहते हो? ऑफर टू पब्लिक एट लार्ज, एनीवन कैन एक्सेप्ट, नंबर ऑफ एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या सभी को 500 इंटू 20,000, बात समझ गए? नहीं मिलेंगे इस बार, तो इस बार किसको मिलेंगे? किसको मिलेंगे? अच्छा, जिसने डॉगी बताया। ध्यान दीजिए, अगर आपका जनरल ऑफर है, कैसा ऑफर है, और ये जनरल ऑफर किसी स्पेसिफिक, उसी के नीचे लिख देना, वहां स्पेस नहीं था इसलिए यहां लिख दिया मैंने। अगर वो जनरल ऑफर किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए है, इसके लिए किसी, तो इस केस में ओनली फर्स्ट इन्फॉर्मर विल बी रिवॉर्डेड, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर कोई न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आया जो किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए है, तो जो पहले इंफॉर्मेशन देगा ऑफर सिर्फ उसी के लिए वैलिड होगा, ठीक है, सिर्फ उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, बाकी सभी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अब समझ में आया? जनरल ऑफर, एनीवन कैन एक्सेप्ट, नंबर ऑफ एक्सेप्टेंस इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी
नहीं, तो आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त ये सोचना होगा कि क्वेश्चन कुछ इससे रिलेटेड तो नहीं। अगर इससे रिलेटेड है तो वो वाला रूल भूल जाना, नंबर ऑफ एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं है तो नंबर ऑफ एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो रूल एप्लीकेबल होगा। पूछिए सवाल, आपकी बारी। ओनली फर्स्ट इन्फॉर्मर विल बी रिवॉर्डेड। स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये दोनों केस है, ये दोनों केस थे। ऊपर वाला कार्लिल स्मोक बोल केस, नीचे वाला भी एक केस। देख लिया, इतनी सी बात थी। लिख लिया, चले। तो वो ही ढूंढना पड़ेगा जो है। मैं समझ गया, आप कह रहे हो एक जैसे चार है तो मालिक आइडेंटिफाई आप नहीं करोगे ना, आइडेंटिफाई तो कौन करेगा, मालिक करेगा। आपने कहा मुझे मिल गया, वो आके देखेगा, वो कहेगा अगर उसका है, वो कहता है हाँ मेरा है, तो आप वो आपको पैसे देगा। वो कहता है नहीं ये मेरे वाला डॉगी नहीं है, ठीक है। चलिए, इधर वाला समझ गए, ये वाला समझ गए। अब इस पे आ जाओ, ये आसान है लेकिन कंफ्यूज करते हैं नाम की वजह से। आप पढ़ने के बाद ये भूल जाओगे क्रॉस कौन सा था और काउंटर कौन सा था। इसलिए आपको ताकि समझ में आ जाए, आप क्रॉस को ना क्रॉस ही समझ, क्रॉस को आप क्या समझ लो, क्रॉस समझ लो, ताकि आप भूले ना। ए बी, ध्यान से सुनिए। ए ने एक ऑफर दिया बी को, ए ने एक ऑफर दिया, सेम ऑफर बी ने घुमा के दिया वापिस ए को, इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर। उनको एक दूसरे के ऑफर के बारे में पता नहीं है। ऐसा कैसे होता है, ए ने बी को एक चिट्ठी लिखी, मैं अपनी गाड़ी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जिसका इंजन नंबर चेसिस नंबर वगैरह वगैरह ये आपको सेल करना चाहता हूं 2 लाख रुपए में। ऐसा ए ने बी को चिट्ठी लिखी। अभी बी के पास चिट्ठी पहुंची है नहीं पहुंची है, रास्ते में है, पढ़ी नहीं है, लेकिन इसके नॉलेज में नहीं है। बी ने उधर से एक चिट्ठी लिखी, वो जो आपकी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी ना, मैंने लास्ट मंथ देखी थी, अगर आप बेचना चाहो तो मैं उसको खरीदना चाहता हूं 2 लाख रुपए में। दोनों एक ही बात कर रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट मैटर है, सब कुछ सेम है, लेकिन उन दोनों को क्या नहीं पता, बी को क्या नहीं पता ऑफर देते वक्त कि सेम ऑफर आपको रिसीव हुआ है। तो जब आइडेंटिकल्स ऑफर एक्सचेंज होते हैं, सिमिलर ऑफर एक्सचेंज होते हैं दो पार्टीज के बीच में, लेकिन इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर, क्या इसी बात है, अगर बी को पता होता तो क्या वो ऑफर लिखता, नहीं, ठीक है, बात समझ गए। तो जब सेम ऑफर एक्सचेंज होते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, क्रॉस ऑफर। बस इतना ही है। काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर देख के भी ऐसा लग रहा हो वापिस ऑफर आया, लेकिन इसमें एक फर्क है, इस वर्ड को गलती से ही मत भूलना, कंडीशनल एक्सेप्टेंस। इसका मतलब क्या है, मैं आपको अपनी गाड़ी सेल करना चाहता हूं 2 लाख रुपए में, गाड़ी की डिटेल देता है, आपने कहा मंजूर है, लेकिन 1.5 लाख रुपए। आपने हाँ तो बोला, लेकिन हाँ में क्या लगाया, लेकिन। हाँ में क्या लगा दिया आपने, लेकिन लगा दिया। तो इसको हाँ नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, काउंटर ऑफर बोलते हैं। आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी, आपने मुझे ऑफर दिया है, यानी कि उसको ऐसे नहीं समझा जाएगा, हाँ उसको ऐसे समझा जाएगा कि अब आपने मुझसे कहा मैं आपकी गाड़ी खरीदना चाहता हूं 1.5 लाख रुपए में, अगर आप बेचना चाहें तो वो क्रॉस नहीं होता, वो फिर काउंटर हो जाता। नहीं आप इन दोनों अगर बोला होता तो इसका मतलब उसकी नॉलेज में, काउंटर सिमिलर नहीं है ना, वो तो टर्म्स बदल गई, सिमिलर नहीं, फिर वो काउंटर बने। और पूछे, चले आगे, दोबारा समझ लो। जब पार्टी सिमिलर ऑफर एक्सचेंज करती है तो क्रॉस ऑफर। काउंटर ऑफर यानी कि ऑफर को एक्सेप्ट तो किया लेकिन उसमें लेकिन लगा दिया, कुछ कंडीशन लगा दी, तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं कहते, उसको क्या बोलते हैं, काउंटर ऑफर बोलते हैं, ठीक है। तो वो चलेगा नहीं चलेगा, ए ने बी को ऑफर दिया मैं अपनी गाड़ी सेल करना चाहता हूं 2 लाख रुपए में, बी ने कहा 2 नहीं 1.5 लाख, 2 नहीं
गाड़ी एक ही है, एक गाड़ी पे दो दो ऑफर नहीं हो सकते। तो जैसे इसने कहा ना 1.5 लाख, ये पुराने वाला ऑफर समाप्त हुआ। ठीक है, पुराने वाला ऑफर खत्म हुआ। अब इस गाड़ी पे ऑफर चल रहा है क्या, बी की तरफ से, बी की तरफ से ऑफर है। और वो क्या ऑफर है, मैं आपकी गाड़ी परचेज करना चाहता हूं 1.5 लाख। ठीक है, इसने कहा नहीं 1.80, 1 लाख, यानी कि इसने भी हाँ बोला लेकिन कंडीशन लगा दी। जैसी कंडीशन लगाई ये ऑफर भी समाप्त हुआ। अब ए की तरफ से फ्रेश ऑफर माना जाएगा ये, कि ए कह रहा है मैं आपको अपनी गाड़ी सेल करना चाहता हूं 1,80,000 रुपए में। तो याद रखना यहाँ पे वर्ड एक्सेप्टेंस जरूर है, लेकिन अगर उसमें कंडीशन है तो एक्सेप्टेंस से बदल के क्या बन जाएगा, वो ऑफर बन जाएगा। तो उसकी वर्डिंग पे नहीं जाएंगे, उसमें वर्ड में बेशक से ये लिखा है कि हाँ मंजूर है, लेकिन इसमें उसको हाँ पे नहीं जाएंगे, उसको क्या मान लेंगे हम, ऑफर मान लेंगे। 4 में से कुछ पूछना तो बताओ। एक एग्जांपल लिख लो इसमें बस। टेंडर, न्यूज़पेपर में टेंडर निकलते हैं ना, कंपनीज टेंडर निकालती है, बड़ी बड़ी कंपनी टेंडर निकालती है। ये क्या होता है, ये एक ऐसा ऑफर होता है जो एक लंबे समय तक चलेगा। कहां तक चलेगा, एक लंबे समय तक चलेगा, इसकी कोई टाइमलाइन नहीं है। अगर अमाउंट अलग होती दोनों की, काउंटर ऑफर, कुछ भी चेंज किया अगर ऑफर की टर्म्स के साथ तो काउंटर ऑफर। ये समझिए जी क्या है, टू रिमेन ओपन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक ऐसा ऑफर जो एक लंबे वक्त तक चलेगा। सुनिए, ये कोई मिस्टर एक्स है, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ टेंडर क्या होता है। जैसे कि ये कोई वाई है, ठीक है, इसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसको ना मान लीजिए एक नेशनल हाईवे डेवलप करना है 400 किलोमीटर्स, ठीक है, 400 किलोमीटर का हाईवे डेवलप करना है। मुझे सिर्फ ये बताइए 400 किलोमीटर का हाईवे डेवलप करने में कितनी सीमेंट लग जाएगी, क्या पता, हमें क्या पता, क्या कोई इंजीनियर बता सकता है, करेक्ट, तो 600 बैग लगेंगे, ऐसा कुछ है, कोई एग्जैक्टली बता सकता है। जब हमें अपनी डिमांड एग्जैक्टली नहीं पता होती, जब हमें अपनी डिमांड एग्जैक्टली नहीं पता होती, लेकिन आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट में एक बजट होता है कि इतने के अंदर हमें काम करना है, वो लिमिटेड होता है, तब हम क्या निकालते हैं, टेंडर निकालते हैं। तो इसने एक टेंडर निकाला एक्स ने कि भैया ऐसे ऐसे मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, और मुझे क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए, रोड कंस्ट्रक्शन का कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए, जिसमें कि सीमेंट, डस्ट वगैरह जो भी कुछ होता है वो सब चाहिए। तो जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो अपनी अपनी कोटेशन बताएं, ठीक है, हम सिर्फ एक ही चीज को टारगेट कर लेते हैं, सीमेंट को, ठीक है। तो वाई ने कहा, वाई ने भी कोटेशन भरी, इसने कहा जी मैं ना आपको सीमेंट प्रोवाइड करा दूंगा 250 रुपीज पर बैग, सीमेंट का जो होता है ना बक्सा कट्टा, उसको बैग बोलते हैं, 250 रुपीज पर बैग, ऐसा इसने बोला। मान लीजिए इसका टेंडर एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब होगा क्या, काम शुरू, एक्स ने वाई को एक ऑर्डर दिया आज कि भैया 200 बैग भिजवा दो, इसने भिजवा दिए 200 बैग, ठीक है। 15 दिन बाद इसने फिर कहा 300 बैग और भिजवा दो, वाई कह रहा है बैग तो भिजवा दूंगा लेकिन रेट इस बार 280 रहेगा, क्या 280 रहेगा, 250 ही रहेगा ना। अब जरा ध्यान से सुनिए टर्म्स क्या थी, जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आया ना वो इनविटेशन था, वो क्या था, इनविटेशन, कि कोई भी अगर अपना सामान बेचना चाहे तो बता देना। जैसे इसने कोटेशन भरी, इसने कहा मैं आपको अपना सामान बेचना चाहता हूं सीमेंट 250 रुपए में, भर दिया, लेकिन ये टेंडर भर रहे हो आप, तो टेंडर में जो आप ऑफर कर रहे हो ना 250 रुपए में दे दूंगा, ये ऑफर कब तक चलेगा, रिमेन ओपन ओवर ए पीरियड ऑफ, एक लंबे वक्त तक चलेगा, कितने वक्त तक, वो टेंडर चलेगा, वो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए था, जब तक वो रोड नहीं बन जाती तब तक चलेगा, और रेट हो गया लॉक, रेट हो गया लॉक, तो वो कब तक चलेगा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, कंटिन्यूइंग ऑफर, चलता रहने वाला, वो बार बार वो ऑफर नहीं देगा, इस बार 250 का दे रहा हूँ, इस बार 260 का, बार बार ऑफर नहीं होगा, एक ही बार में लॉक हो जाएगा और एक लंबे वक्त तक चलेगा, उसको बोलते हैं क्या, कंटिन्यूइंग ऑफर। इंपॉर्टेंट बात, हम ऐसा ऑफर यूज कब करते हैं, जब हमें एक्चुअल डिमांड का ना पता हो कि हमारी एक्चुअल डिमांड कितनी है।
अगर मुझे पहले ही पता हो कि मुझे 20 बैग चाहिए, मैं 20 बैग की बात करूंगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं कितने चाहिए। अगर ऐसे रेट फ्लक्चुएट होगा, कभी 200, कभी 300, कभी 400, तो बजट ही हिल जाना है सारा। ठीक है, इसलिए टेंडर्स यूज किए जाते हैं ताकि वो काम उस बजट के अंदर अंदर खत्म हो सके। बिल्कुल हो सकता है, टेंडर में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, दोनों हो सकता है, बिल्कुल हो जाए। उस सिचुएशन में एक सिचुएशन खाली ये बन सकती है, आप ऐसा क्लोज डलवा सकते हो, रेट में वेरी 10% अप एंड डाउन, हो सकता है वो आपका एक्सेप्ट करे या ना करे, वो डिपेंड मर्जी उसकी है। मान लीजिए आपने ऐसा लिख दिया कि मैं सीमेंट तो प्रोवाइड करा दूंगा लेकिन रेट में वेरी 20%, इवन अप इवन डाउन, लेकिन इन्होंने कहा मैं तो फिक्स दूंगा, तो मैं तो इनके साथ जाऊंगा ना, आपका टेंडर रिजेक्ट हो जाएगा। आप भर तो दोगे लेकिन रिजेक्ट हो जाएगा। ऑफर देना आपका काम है, एक्सेप्ट करना तो सामने वाले का काम है ना। तो मैं तो ऐसे के साथ कॉन्टेक्ट करूंगा ना जो मुझे एक्जैक्टली अपना बजट बना पता रहे। तो जनरली क्या होता है, उसका एक्सेप्ट होता है जो फिक्स दे, क्योंकि अगर वेरी करेगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। हाँ, उसमें लिखते हो कि हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट है, नेशनल हाईवे डेवलप करना है, ये है उसकी पूरी डिटेल्स, और ये हमारा एस्टिमेट ये है कि ये 1.5 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। तो आपका जो ऑफर है वो 1.5 साल के लिए लॉक होगा, बस 1.5 साल के लिए। अगर उसके बाद जाएगा तो आप उसमें लिखोगे, अगर उसके बाद जाएगा तो रेट में वेरी। वो तो लिखते हैं जरूर, ऐसा थोड़ी ना वो सड़क ही बना रहा है अगले 50 साल तक, रोज आता है 1 मीटर बनाता है और चला जाता है, 50 साल तक सड़क ही बना रहा है पिछले, ऐसा नहीं होता, डेडलाइंस होती है। बात समझ गए? कुछ पूछ रहे हैं तो बता दो, नहीं पूछ रहे मत पूछो।